लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो नॉन एम्प्टी सेट्स मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो होना चाहिए। देन अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, रिलेशन या रूल हम लोग दोनों ही बोल सकते हैं। सेट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ कंडीशन है यहाँ पे। मान लीजिए जैसे हमारे पास सेट ए में है ना, सेट ए में सपोज कीजिए हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं ए बी सी हैं, है ना। सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 हैं, ठीक है। तो हम लोग ए से बी फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो ऐसा जो लिखते हैं इसको मैपिंग कहते हैं या फिर फंक्शन कहते हैं ना। ये जो लिख रहे हैं ना हम लोग, इसको मैपिंग या फिर फंक्शन कहते हैं। तो आपने यहाँ पे ए बी सी लिख दिया और यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया। अगर हम लोग अब यहाँ पढ़िए, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए, इसका हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। ऐसा एसोसिएट हो गया है ना, ऐसा एसोसिएट हो गया, ऐसा एसोसिएट हो गया। फिर कह रहा वन एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज एसोसिएटेड विथ वन एलिमेंट ऑफ द सेट बी ओनली। इसका एक एलिमेंट सिर्फ एक के साथ एसोसिएट होना चाहिए। एक तो हम ऐसा एसोसिएशन दिखा सकते हैं, अगर मान लो मैं ऐसा बना देता हूं तो क्या ये भी फंक्शन है? हाँ है। हाँ ये भी फंक्शन है। तो अभी मान लो मैं ऐसा ज्वाइन कर देता हूं, नहीं अब नहीं है। अब ये फंक्शन नहीं है। मतलब एक एलिमेंट का सिर्फ एक एसोसिएशन होना चाहिए। सेट हाँ एक सेट बी का एक से ज्यादा एसोसिएशन हो सकता है बेटा। देन ये वाला जो एलिमेंट होता है, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं हम लोग इमेज, है ना। इसको बोलते हैं इमेज, इसको बोलते हैं प्री इमेज। तो क्या सभी को इमेज और सभी को प्री इमेज बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे जो एसोसिएट हो रहा वो इमेज हो गया है ना। जैसे मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, वन इज इमेज ऑफ ए, है ना। और ए क्या है, ए इज प्री इमेज ऑफ वन, है ना। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं प्री इमेज, इसको बोलते हैं हम लोग इमेज, ठीक है ना। या इसी को आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो जो एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए हैं वो एक्स हैं, है ना। मैंने सपोज कर लिया ए जो है वो एक्स को बिलोंग करता है एंड वाई जो वन है वो वाई को बिलोंग करता है। तो इसी चीज को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी चीज को आप लिखेंगे कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। तो जो a है वो इसकी प्लेस पे गया और y की जगह पे कितना आ गया, 1। हाँ ये क्लियर है? यस सर। इसको हम लोग इन जनरल भी सपोज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है x, यहाँ पे कोई एलिमेंट है y, तो x और y आपस में रिलेट हो रहे हैं। कौन रिलेट कर रहा है उसको, f रिलेट कर रहा है ना। हाँ तो इस तरह से हम उस रिलेशन को लिखते हैं। तो दिस इज सेड टू बी फंक्शन। तो यहाँ पे x क्या हो गया, x को बोलते हैं हम लोग डोमेन या फिर प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ y, है ना। इसी तरह से y को क्या बोलेंगे, y को बोलेंगे हम लोग इमेज, हाँ इमेज या फिर रेंज बोलते हैं हम लोग ना, या फिर रेंज। तो रेंज तो मतलब पूरा सेट हो गया, तो रेंज ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, या डोमेन डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है ना, उस पर भी हम लोग आते हैं। तो फिलहाल अभी हमें क्या समझना है, ये जो लिखा हुआ है पॉइंट, ये क्या हो गया हमारे पास, प्री इमेज, ठीक है बेटा इतना। क्लियर है। हाँ ये तो आता भी होगा आपको ना ये। हाँ देन कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे ग्राफिकली हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स है। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख देंगे a टू b, ठीक है ना। a टू b अगर लिखते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स बी ए फंक्शन सच दैट a टू b। तो यहाँ पे जो a टू b लिख रहे हैं हम लोग, जैसे हमने यहाँ पे लिखा f इज फंक्शन
फ्रॉम ए टू बी। तो जो ए होता है ये हमारा सेट ऑफ प्री इमेजेस होता है, इसको बोलते हैं डोमेन। एंड सेट बी को क्या बोलेंगे? कोडोमेन। कोडोमेन। इसको कोडोमेन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है हमारा ये डोमेन है, बी क्या हो गया? कोडोमेन हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ग्राफ बनाया है y इक्वल्स टू एफ एक्स का, हमने ग्राफ बनाया है। अगर सपोज कीजिए मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया होता, सपोज करो एक पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये बना दिया हमने वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सपोज करो 4x बना दिया। अब आपने x की सपोज करो वैल्यू 1 डाल दी, तो y की कितनी वैल्यूज आ गई? 2 वैल्यूज आ गई ना, प्लस माइनस 2, ठीक है। प्लस माइनस 2। अगर आपने x की जगह पे सब कुछ करो कि 4 लिखा होता, तो y कितना आ जाता? प्लस माइनस का 4। अब इसको हम लोग यहाँ पे मैप करके देखें, ऐसा मैप करके देखें। सपोज करो यहाँ पे आपने x लिखा होता, यहाँ पे y, तो हमें x से y में फंक्शन बनाना है। और आपने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे आ रहा है 2 एंड -2, तो क्या ये करेक्ट फंक्शन है? देखो ये बताओ, ये फंक्शन है या नहीं है? है फंक्शन। ये फंक्शन है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये फंक्शन है हमारे पास। अब मान लो मैं दूसरा पैराबोला एक बनाता हूँ, ठीक है। एक दूसरा पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा। अभी फिर से मैंने जो है एक ऐसे ही ड्रॉ कर लिया। मान लो मैंने यहाँ पे पैराबोला लिख दिया होता एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। अब आपने x की जगह पे 1 डाल दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 1/2। नहीं, यहाँ पे यस सर। इसके अंदर हमने वैल्यू डाल दिया तो ऐसा आएगा। अगर x की जगह हमने 4 डाल दिया होता तो y कितना हो जाता? प्लस माइनस 1। अभी फिर से आप मैपिंग करके देखो, यहाँ x लिख दिया, यहाँ पे y, ये मैपिंग हो गई। यहाँ पे 1 लिखेंगे, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया ना। x अगर 1 है तो y कितना मिलेगा? 1/4। अगर x 4 है तो y मिलेगा 4, ठीक है। या ऐसा समझ लीजिए, अगर x -1 है तभी भी y यही मिलेगा, ठीक है ना। अगर x केवल -4 है तभी भी y यही मिलेगा, ऐसा समझ लो। थोड़ा एग्जाम्पल गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ऐसा लिख दिया। तो 1 और -1 की दोनों की इमेज कितनी आ रही है? 1/4 आ रही है। ये ठीक है। अगर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं और -4 लिखते हैं तो उसकी इमेज कितनी आ रही? वो भी 4 आ रही है। तो ये फंक्शन नहीं हुआ, है ना। तो एक तो तरीका ये कि आप ऐसे डायग्राम से भी समझ सकते हैं, या फिर इसका एक डेफिनेशन बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है? अगर कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो ग्राफ के 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करता है, सो देन दैट इज नॉट अ फंक्शन, है ना। तो ये पैराबोला फंक्शन नहीं है। फंक्शन तो ये भी है, क्योंकि फंक्शन का मतलब क्या होता है? कोई मशीन जिसके अंदर हम इनपुट डालें और हमें आउटपुट मिले, तो फंक्शन तो है, बट इसको बोलते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। और ये भी फंक्शन है, बट इसको बोलते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। दिस इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है यही अपना फंक्शंस चैप्टर में आता है। मल्टी वैल्यूड फंक्शंस को हम लोग फंक्शंस चैप्टर में नहीं पढ़ते हैं। हाँ, इतना समझ आया बेटा? यस सर। एक शॉर्ट में हम लोग ओवरव्यू कर रहे हैं बस, है ना। अभी फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। देन डोमेन की अगर हम लोग बात करें, सपोज कि जैसे मैंने लिखा, ऐसा लिख लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू fx सच दैट a to b बी अ फंक्शन। मैंने सपोज कर लिया कि ये एक फंक्शन है। देन इसका डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ वैल्यूज, या सेट ए लिख ली, सेट
ए इज डोमेन, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना, फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। जहां पे एफ एक्स डिफाइंड है उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। तब किसके लिए डिफाइंड है? इज डिफाइंड फॉर रियल वैल्यूज, है ना, तो रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड होना चाहिए। तो एफ एक्स को, तो हम लोग एक्स को क्या बोलेंगे? डोमेन। फिर हम लोग रेंज की क्या डेफिनेशन बोलेंगे? रेंज का मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रेंज। चलो मैं एक मिनट यहाँ पे एक शेयर करता हूँ। सपोज ये ऐसा लिखा हुआ है ना, रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इमेजेस इन द सेट बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज की हमारे पास दो तरह की डेफिनेशन होती है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे सेट ए एंड सेट बी ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे हमने ए बी सी लिख रखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 ले रखा है। मान लीजिए हमने इसको ऐसा कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस फंक्शन का डोमेन लिखना होगा, डी एफ। डी एफ का मतलब सेट ए, तो डोमेन कितना हो गया? ए बी सी हो गया, ठीक है ना। कोडोमेन, कोडोमेन कितना हो गया? सेट बी हो गया, पूरा का पूरा सेट कोडोमेन हो गया। इसका रेंज क्या हुआ? रेंज के लिए देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इमेजेस इन द सेट बी इज कॉल्ड रेंज। तो ऑल पॉसिबल इमेजेस कौन कौन सी हैं? ABC। नहीं, इमेज, इमेज बेटा, इमेज क्या है यहाँ पे? 1 and 3। हाँ, 1 and 3, ये रेंज हो गया, है ना। ये जो हुआ ये रेंज हुआ, है ना। ये क्या हुआ? डोमेन हुआ। एक तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। यही सेम डेफिनेशन अभी जब आपको रिलेशंस पढ़ाएंगे तो वहां भी यही सेम डेफिनेशन रहती है, ठीक है। देन सपोज कि आपके पास y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो यहाँ पे x की कोई वैल्यू डालोगे तो उससे करस्पॉन्डिंग y मिल रहा होगा। तो जहां पे y मिल रहा होगा वो रेंज हो गया। तो यहाँ पे रेंज की डेफिनेशन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। मैं यहाँ पे एक मिनट इसका डेफिनेशन शेयर करता हूँ। देखो रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ x इन द डोमेन, ठीक है ना। तो इसके डोमेन में जहां जहां x डिफाइंड है वहां पे जो भी कुछ y मिलेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज बोलते हैं। एक बेसिक ओवरव्यू आपको मिल गया है। अब थोड़ा हम लोग डोमेन निकालना सीखें पहले, ठीक है ना। डोमेन वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। हाँ, डोमेन बन जाता है बेटा। यस सर। चलो एक बार फिर से हम लोग उसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, सम स्टैंडर्ड फंक्शंस आर डिफाइंड एज, जैसे पावर, इसको बोलते हैं पावर फंक्शन, है ना। एक के ऊपर एक फंक्शन है तो इसको मतलब पावर तो नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये कब डिफाइंड होता है? दिस इज डिफाइंड व्हेन बेस, जो इसका बेस है एफ एक्स, इससे पॉजिटिव हो जाए, जो पावर है वो क्या हो जाए? कोई रियल नंबर हो जाए। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देन एनसीआर और एनपीआर ये कब डिफाइंड होता है? यहाँ पे डेफिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, ये नोट कर लेना बेटा। ये कब डिफाइंड होता है? जब ऊपर जो पावर है, जो यहाँ पे लिखा हुआ अपर इंडेक्स, ये क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। लोअर इंडेक्स क्या होना चाहिए? होल नंबर। और जो लोअर इंडेक्स है वो क्या होना चाहिए? 0 और एफ एक्स के बीच में, अपर इंडेक्स के बीच में होना चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन, कहीं पे आपको ये डिफाइन करने के लिए आएगा तो आपको ये लिखना होगा, तभी वो डिफाइन होगा। सपोज कीजिए लॉग लिखा है, लॉग कब डिफाइन होगा? जब अंदर वाली चीज पॉजिटिव, जिसका बेस है वो पॉजिटिव, बेस नॉट इक्वल्स टू 1। रूट कब डिफाइंड होता है? जब रूट पॉजिटिव हो जाता है, अंदर वाली चीज पॉजिटिव हो जाती है। ये तो बेसिक डेफिनेशंस हो गए। बाकी इनवर्स फंक्शंस हो गए हैं, है ना, उनका अलग से होता है।
है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, जैसे मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू, सपोज कि मैंने यहाँ लिख दिया होता 10f(x), तो ये कब डिफाइंड होता है? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, f(x) नॉट π/2 होना चाहिए ना, π/2 नहीं होना चाहिए। मतलब ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, π/2 नहीं हो सकता है, 3π/2 नहीं हो सकता है, 5π/2 नहीं हो सकता है, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं हो सकता। वहां पे 10 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। बट सपोज कीजिए ऐसा लिखा रहता है, 10 इनवर्स f(x) लिखा रहता है, तो 10 इनवर्स का कंडीशन हमें पता होना चाहिए। इनवर्स कब डिफाइंड होता है, जब f(x) क्या हो जाता है, कोई भी रियल नंबर हो जाता है। तो ये सब चीजें भी जब हम लोग डोमेन निकालेंगे तो वहां पे लिखते जाएंगे बेटा। सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है ना, f(x) एंड g(x) आर रियल वैल्यूड फंक्शन विद डोमेन df। तो डोमेन को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब d सफिक्स में f लिख दिया, तो ये डोमेन ऑफ दिस वन हो गया। y को gx लिखा है, तो ये इसका डोमेन हम लोग डिनोट कर दिए हैं। तो अगर इनका डोमेन हमें पहले से ही पता है, तो इनके सम का डोमेन कितना होगा, दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल करके उसका इंटरसेक्शन लिख देंगे, है ना, इसका डोमेन और इसका डोमेन, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ऐसे प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो दोनों का अलग अलग डोमेन निकाला और इंटरसेक्शन। डिवीजन में लिखा है तो वो भी इंटरसेक्शन, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो वाला केस यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। हाँ इतना ठीक है बेटा। चलो जरा हम लोग डोमेन का एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। सपोज करो आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, ठीक है ना, मैंने बोला फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो अगर इस फंक्शन का डोमेन निकालना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है तो ये मालूम होना चाहिए कब डिफाइंड है बेटा। तो साइन इनवर्स कब डिफाइंड होता है, हाँ कब डिफाइंड होता है बेटा, जब f(x) की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में रहना चाहिए, तो इनवर्स फंक्शन डिफाइंड हो जाता है। अभी मैं आपको जो है उसका PDF शेयर कर दूंगा बेटा, है ना, इनवर्स फंक्शंस का अरे फॉर्मूले की लिस्ट है उसमें, ठीक है, तो वहाँ से इनवर्स आपको आइडिया लग जाएगा। कभी भी ऐसा लिखा रहे तो ये ऐसा डिफाइन होता है, ये हमें याद होना चाहिए। ऐसे सेम टू सेम कॉस इनवर्स f(x) के लिए भी सेम यही होता है, ये याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास 10 इनवर्स लिखा है, तो ये कब डिफाइंड होता है, ये रियल होना चाहिए, मतलब f(x) कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। ऐसे सेम टू सेम कॉट इनवर्स f(x) कब डिफाइंड होता है, वो भी यही होता है सेम, ठीक है। ऐसे सेकेंड कोसेक का होता है, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको हम लोग देखेंगे, या फिर मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। तो जैसे मान लो हमें ये वाला फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, √(x²) x + 1, इसकी वैल्यू लिख देंगे बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है ना, ऐसा लिख दिया। अब देखो जो रूट होता है, अंडर रूट मान लो f(x) लिखा हुआ है, तो ये जो क्वांटिटी है ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगी, ठीक। इसका मतलब अगर हम लोग इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट ऑलवेज ट्रू है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पे ये पार्ट है, यहाँ पे 1 है, स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग कब कर सकते हैं, दोनों तरफ पॉजिटिव हो या दोनों तरफ पॉजिटिव। हो, है ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तभी स्क्वायरिंग करेंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो स्क्वायरिंग नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। इसका स्क्वायरिंग किया तो ये आ गया हमारे पास ऐसा, 1 कैंसिल आउट हो गया, फैक्टर कर लिया। अगर इसको आप डायरेक्ट लिखना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नंबर लाइन पे प्लॉट करके हम लोग इसको लिख लेते हैं। नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, जहाँ पे 0 हो रहा है, जहाँ पे 0 हो रहा है उसको x एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे, -1 से 0। हाँ -1 से 0 हो गया, बहुत बढ़िया बेटा। तो इसकी वैल्यू -1 से 0 हो गई, यही इसका डोमेन हो गया, ठीक है।
ठीक है। एक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर के देखें जिसका डोमेन निकालेंगे हम लोग। इसका हमें डोमेन चाहिए, तो इसमें ट्रायंगल मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है इसका यूज होता है। तो देखो रूट कब डिफाइंड होता है? जब पॉजिटिव होता है अंदर वाला। हाँ, जब अंदर वाली चीज पॉजिटिव होती है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, 2 sin x -1 इंटू √3 tan x। ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव कब होगा? अब ये हमें ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करने में तो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हमारे पास दो केस बनाने पड़ेंगे बेटा। केस 1, 2 sin x -1 पॉजिटिव हो जाए एंड 3 -√3 -10x भी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस ये बन सकता है कि दोनों नेगेटिव हो जाएं, ये भी नेगेटिव हो जाए एंड √3 -10x भी नेगेटिव हो जाए। अब ये सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है ना, बट ऐसा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये। अब आप यहाँ पे देखिए, तो जैसे आप यहाँ पे इस वाले पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, क्या आ जाएगा ये sin x >½ और यहाँ आएगा 10x <3। इसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करते हैं ना। हमने क्वाड्रेंट्स प्लॉट कर दिया, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ऐसा प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे प्लॉट करोगे साइन हाफ की वैल्यू कहाँ पे होती है? 30 डिग्री पे, π/6 पे। और साइन हाफ कहाँ पे होता है? 5π/6 सेकेंड क्वाड्रेंट में ना। हाँ। साइन पॉजिटिव कहाँ पे होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये आपने प्लॉट कर दिया। अब साइन की वैल्यू हाफ से ग्रेटर है तो कहाँ तक जाएगी? कहाँ तक जाएगा? 1 तक, मैक्सिमम 1 तक जाएगा। तो आपको ये बताना है कि हम इस लाइन के इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, बताओ। ऊपर की तरफ जाएंगे। हाँ, ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे साइन 1 हो जाता है ना, तो मतलब हमें ये वाला रीजन चाहिए बेटा। बहुत बढ़िया, ये वाला रीजन चाहिए हमें। अब 10 की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है? 10 π/3। हाँ, π/3 पे होता है। एक तो यहाँ पे होता है π/3 पे, और दूसरा √3 कहाँ पे होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस पाई मतलब 4π/3 पे। अब कह रहा है कि 10 की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, तो छोटी हो के कहाँ तक जाएगी? -∞ तक। अब आप बताओ, इस ग्राफ के इधर जाना है हमें या इस लाइन के इधर जाना है, ऊपर या नीचे? नीचे जाना है। नहीं, नीचे जाओगे तो 10 0, अच्छा नहीं, हाँ नीचे ही जाना है। ऊपर जाएंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, हमें चाहिए माइनस की तरफ। बिल्कुल सही, ये वाला पार्ट हो गया। अब इन दोनों में एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा मिला? ये वाला, बीच वाला नहीं। π/6 से हाँ, यहाँ से x की वैल्यू होगी π/6 से लेकर के π/3 तक। अब दोनों जगह इक्वल टू साइन है तो दोनों जगह इक्वल टू लगा देंगे। अब ये जो सोल्यूशन है, तो जब आप एक बार पूरा चक्कर लगाओगे तो एक बार मिलेगा, फिर से लगाओगे फिर से मिलेगा। हर एक बार राउंड लगाने पे हमें ये वाला सोल्यूशन बार बार मिलता रहेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 2n पाई। जब पूरा कंप्लीट चक्कर लगा रहे तो 2n पाई इसमें ऐड कर देते हैं। हाँ, इतना समझ आया बेटा? हाँ। इसी तरह से हम लोग इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम। यहाँ आएगा साइन x <½ एंड 10x > √3। दो केसेस लेके हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं? जैसे क्वेश्चन में तो ग्रेटर देन ही दिया है, तो उसमें लेस देन क्यों चेक कर रहे हैं? नहीं देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकता है? जब दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव, हो जाए। है ना। दोनों नेगेटिव वाला केस भी लेना पड़ेगा बेटा फिर हमें। अच्छा, और अगर जैसे फंक्शन पूरा अंडर रूट में हो तो सिर्फ मतलब एक ही केस चेक करेंगे या कि दोनों चेक करना पड़ेगा? नहीं, तो ये तो क्या, देखो ये
इसका रोल यहाँ पे फिनिश हो गया बेटा, है ना, ये ऐसा लिख दिया आपने, ऐसा लिख दिया, तो बस ये रोल फिनिश हो गया इसका। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो अलग चीज है। जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको दिखाता हूँ, इसका आंसर भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। सपोज करें हमारे पास ये क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो केस नहीं बनाना पड़ेगा, यहाँ भी रूट डिफाइन करना है, तो क्या बनेगा, 2 sin x माइनस 1 √3 2 sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा लिखोगे आप। बट यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, इनइक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको नंबर लाइन में प्लॉट करके लिख देंगे हम लोग। तो पहले इसको करेक्ट फॉर्म में लिख दिया, ऐसा लिख दिया 2 sin x माइनस √3 लिख दिया, लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन किसके लिए बनाएंगे, साइन x के लिए। एक तो वैल्यू 0 हो रही हाफ पे, दूसरी वैल्यू 0 हो रही 3/2 पे, ठीक है ना। इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें पार्ट कौन सा चाहिए, नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे साइन x का इंटरवल कितना पता लग गया, हो गया हाफ से लेकर के √3/2 तक। हाँ समझ आया। तो यहाँ पे हमें दो केस नहीं बनाने पड़े, क्यों, क्योंकि हमारे पास दोनों जगह सेम फंक्शन था। अगर फंक्शन डिफर कर गया, जैसे यहाँ पे एक जगह 10 है और एक जगह साइन है, तो इसलिए हमें दो अलग अलग केस बनाने पड़ रहे हैं। अभी समझ आया। तो ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लोगे, छोड़ दूं मैं, हाँ कर लूंगा। मतलब अभी देखो आपको सिर्फ जो समझा रहा हूँ ना बेटा, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी हम लोग PYQ पे आएंगे, थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब। कोई और भी क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करो मैं भी, हम लोग छोटे छोटे से क्वेश्चंस ले रहे हैं, इसका डोमेन निकालना है हमें, ठीक। वाई लिख देते हैं, इसका हमें डोमेन चाहिए। इसका डोमेन निकालने के लिए आपको डेफिनेशन कौन सा चाहिए होगा, fx⁻gx का डेफिनेशन चाहिए होगा। तो ये कब डिफाइंड होता है,